नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में पुणे में जीका वायरसेस के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से केंद्र सरकार काफ़ी चिंतित है। चिंता इस विषय में है कि अगर जीका वायरस इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो गर्भवती महिलाओं और उनके भ्रूणों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक नई शोध निकली है जिसमें बताया गया है कि आखिर मच्छर खून क्यों चूसते हैं, क्योंकि जीका वायरस एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो से होता है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, आखिर मच्छरों को खून की क्या आवश्यकता है। चलिए देख लेते हैं। हाल ही में पुणे में जीका वायरस के 2 और मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही शहर में कुल पुष्ट मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दोनों ही नए मामले एरंडवाने में रहने वाली गर्भवती महिलाओं में देखे गए हैं। भारत में जीका वायरस के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा कि जीका वायरस संक्रमण के लिए गर्भवती महिलाओं की जांच के माध्यम से निरंतर सतर्कता बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को ऐसा हो जाता है तो उसके भ्रूण में भी वो ट्रांसफ़र हो सकता है। अब यहाँ पे जनरली जो भ्रूण के सर का साइज़ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके मस्तिष्क के डेवलपमेंट में, साथ ही साथ बाकी उसके लाइफ के डेवलपमेंट में भी। तो अगर बात करें, ये आपका नॉर्मल बेबी है जिसका सर एकदम प्रॉपर साइज़ का है। पर अगर किसी को जीका वायरस से संक्रमण हो गया है, किसी प्रेग्नेंट लेडी को, उसका भ्रूण कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसको माइक्रोसेफेली कहते हैं, माइक्रोसेफेली। और इसी वजह से अगर ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक से नहीं डेवलप हुआ, इतना बड़ा नहीं हुआ, तो इट इज़ गोइंग टू बी इम्पैक्टफुल। यहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ चिंता है। तो यहाँ मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं के भ्रूण में विकास पर नज़र रखने के लिए बनाए रखने के लिए कहा गया है, जिनका परीक्षण सकारात्मक आया। मतलब जो लेडीज़ यहाँ पे जो भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं जो पॉजिटिव टेस्ट कर चुकी हैं जीका वायरस में, उनके लिए कहा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर किसी को जीका वायरस का संक्रमण बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर सकता है तो वो गिलियन बार सिंड्रोम के थ्रू भी हो सकता है। गिलियन बार सिंड्रोम में जो आपकी ब्रेन नर्व्स होती हैं, जो आपके पर्टिकुलरली नर्व्स होती हैं पूरी बॉडी में, नर्व के बंडल्स ऑफ एक्सॉम्स, हेल्दी नर्व देखिए कुछ इस प्रकार से होती है। पर अगर जीका वायरस का संक्रमण हो जाता है और उसके बाद अगर डैमेज होता है तो डैमेज वेन्स कुछ इस तरह से होती हैं। ये देखिए डैमेज वेन्स हैं, कैसे क्रम्बल्ड है, जिसकी वजह से आपके नर्वस सिस्टम में या तंत्र में ठीक से काम करने की क्षमता नहीं रहेगी, ठीक है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों को निगरानी रखने के लिए कहा है। राज्य को निर्देश दिया गया है कि वे अपने कीट विज्ञान संबंधी निगरानी को मजबूत करें, कंटिन्यूसली जीनोम सीक्वेंसिंग करें। आवासीय क्षेत्रों, कार्यस्थलों, स्कूलों, निर्माण स्थलों, संस्थानों, हर जगह देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जीका वायरस लगातार हमारे ही देश में फैलता चला जा रहा है। जीका एक वायरल संक्रमण है, यानी कि वायरस से फैलता है और ये मच्छरों द्वारा फैलता है। एडिस इजिप्टी मच्छर सबसे ज़्यादा बड़ा कारक है इसका, जो डेंगू और चिकनगुनिया भी फैलाता है। तो याद रखिएगा, एडिस इजिप्टी ये डेंगू भी फैलाता है, चिकनगुनिया भी फैलाता है। और ये जो वायरस, जिस तरह से ये आरएनए है, बेसिकली आरएनए हमारा तो डीएनए होता है। हमारी बॉडी में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो डीएनए में होती है। वायरस की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये आरएनए में होती है। हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, पर यहाँ पे राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डी नहीं होता है, जिसकी वजह से ये एक नया तरह का स्ट्रैंड होता है जो हमारी बॉडी पहचान नहीं पाती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। जीका वायरस संक्रमण नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफेली करवाता है, जो मैंने आपको बता ही दिया है। ये गिलियन बार सिंड्रोम भी करवाता है। इसके अलावा यह गर्भावस्था के दौरान माँ से भ्रूण तक, साथ में शारीरिक संपर्क के साथ रक्त और रक्त उत्पादकों के संक्रमण के माध्यम से भी प्रसारित हो सकता है। जीका वायरस में एक आरएनए जीनोम होता है, ये मैंने आपको दिखाया है ना, यहाँ पे डबल स्ट्रैंड है, यहाँ पे आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड ही होता है, आरएनए जीनोम होता है। और इस प्रकार परिवर्तन जमा करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। जीनोमिक अध्ययन से पता चला है कि जीका वायरस के 2 प्रकार होते हैं, एक अफ्रीकी जीका वायरस होता है और एक एशियाई होता है। जो जीका वायरस है इसका नाम जीका वन से आया है, जीका फॉरेस्ट कहाँ है? युगांडा में है। युगांडा कहाँ है? युगांडा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। युगांडा देख सकते हैं कि ये कीनिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है, साउथ सुदान के साथ करता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ करता है, रवांडा के साथ करता है, तंजानिया के साथ करता है। और यह है आपकी लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया इज शेयर्ड बिटवीन युगांडा, तंजानिया एंड कीनिया, एज यू कैन सी। एंड यहाँ पे आपको बहुत और तरह के लेक्स भी मिलेंगे, जैसे लेक एल्बर्ट है, लेक क्योगा है, लेक जॉर्ज भी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो ये रिफ्ट वैली सिस्टम में एक्चुअली है ना, वेस्टर्न रिफ्ट वैली सिस्टम का पार्ट है। तो यही
यहीं पे जीका 1 है युगांडा में, तो यहीं से आया है इसका नाम जीका वायरस, ठीक है। और यहाँ पे 1947 से पहली बार इसकी खोज हुई थी। 1952 में जीका का पहला मानव मामला आया था, मतलब इससे पहले तो ये एनिमल्स को ही इफेक्ट कर रहा था, पर मानवीय मामलों की बात करें तो ये कब सामने आया है, ये आया है 1952 में। 2015 में ब्राजील में जीका वायरस की एक बड़ी महामारी फैली थी, उसके बाद अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीका वायरस, विभिन्न न्यूरोलॉजिकल बीमारियों और माइक्रोसेफेली को अंतर्राष्ट्रीय चिंता के सार्वजनिक आपातकाल घोषित कर दिया था। मतलब यहाँ पे अगर जीका वायरस फैलेगा तो किसी ना किसी प्रकार से ये ऐसी महामारी बनेगा जो परमानेंट डैमेज करके जाएगा। 2018 में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के राज्यों में और 2021 में केरल, महाराष्ट्र में जीका वायरल मामला पाया गया था। हालांकि जीका वायरस से जुड़े माइक्रोसेफेली दर्ज नहीं की गई है, मतलब अभी तक हमने एक भी केस इंडिया में नहीं देखा है जिसमें भ्रूण का सर का साइज छोटा है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल साइज होता है, तो ऐसा अभी कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। जीका वायरस संक्रमण आमतौर पर हल्का होता है, लेकिन जब गर्भवती महिलाओं और उनके शिशुओं के लिए यह गंभीर परिणाम दे सकता है, इसी वजह से सबसे ज्यादा चिंता है। गर्भावस्था के दौरान संक्रमण से माइक्रोसेफेली जैसे दोष हो, जन्म दोष हो सकते हैं, साथ ही में बच्चे के अन्य तंत्र का संबंधी विकार भी हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हैं? देखो, अगर किसी को जीका से, पहली बात तो ये समझ लेना इसके लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है, हमारे पास वैक्सीन की कमी है, पहली चीज। दूसरी चीज, हेडेक हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, रैश हो सकता है, फीवर हो सकता है और मसल पेन हो सकता है। अगर किसी को जीका वायरस हो चुका है, यहाँ पे कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है, तो वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल, वैक्सीनेशन इज नॉट अवेलेबल, इसको समझिएगा। मतलब इसके लिए भी अब वैक्सीन की खोज चल रही है, ठीक है। वायरस से संक्रमित ज्यादातर लोगों के लक्षण विकसित नहीं होते हैं, तो जब लक्षण नहीं विकसित होते हैं तो चिन्हित करना मुश्किल होता है कि किसको जीका वायरस है या किसको नहीं है। जब वे प्रकट होते हैं तो लक्षण फ्लू के समान होते हैं, इसमें बुखार आता है, बदन दर्द होता है, सर दर्द होता है, ये सब शामिल है। अगर लक्षण बिगड़ते हैं तो लोगों को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अतिरिक्त लक्षणों में डेंगू की तरह कभी कभी दाने भी शामिल हो सकते हैं, जबकि कुछ रोगियों में नेत्र श्लेष मतलब बेसिकली आईसाइट वीकनेस भी हो सकती है। तो ये सारे इश्यूज जीका वायरस से देखे जा सकते हैं। जीका का कोई इलाज टीका नहीं है, मतलब हमारे पास इसके लिए कोई वैक्सीनेशन अभी मौजूद नहीं है। इससे निपटने के लिए शुरुआत में ही लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बुखार तथा दर्द से निजात पाने के लिए रिहाइड्रेशन और साथ ही साथ एसिटामिनोफेन पर ध्यान दिया जाता है, मतलब ये ड्रग्स ले सकते हैं आप। WHO का कहना है कि जीका वायरस के लक्षण हल्के होते हैं, आमतौर पर आराम से बुखार, सारे तरल पदार्थ पीने से, बहुत सारे तरल पदार्थ पीने से बुखार उतर जाता है। सामान्य दर्द और बुखार की दवाइयां की आवश्यकता होती है, जैसे कि डोलो वगैरह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसी, ठीक है। वायरस से महामारी विज्ञान गुणों और अन्य आर्बोवायरस जैसे डेंगू के साथ इसकी अंतःक्रिया के संबंध में सीमित प्रयोगशाला क्षमता और नैदानिक फ्लेवीवायरस एंटीबॉडी परख की क्रॉस रिएक्टिविटी, ये चुनौतियां हैं इसकी। यानी कि पहली बात तो जीनोम सीक्वेंसिंग भी ज़रूरी है। अगर जब तक जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा कि किस तरह से हमारे जेनेटिक्स को ये असर करता है, ठीक है। उसके बाद हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रभावित देश उच्च जनसंख्या गतिशीलता और संक्रमित यात्रियों की सीमा पार आवाजाही पर भी निशाना साधा है। यानी कि यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर जैसे टूरिज्म बढ़ता है। स्पेसिफिकली अगर आप केरल में देखेंगे, केरल में क्या होता है, केरल में ज़्यादातर लोग गल्फ से आते हैं, मतलब गल्फ जाते हैं काम करने, वहाँ से आते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है। क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल की वजह से हम देखते हैं कि संक्रमण बढ़ता है। एडीज मच्छरों के लिए अनुकूल प्रजनन परिस्थितियाँ, अपर्याप्त वेक्टर निगरानी प्रणाली, ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स है। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अपर्याप्त धन और अपर्याप्त सुविधाओं के परिणाम स्वरूप ऐसे केसेस अगर आते भी हैं तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई भी टीकाकरण या एंटीवायरल उपचार अभी इसका उपलब्ध नहीं है, इसीलिए बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम माइक्रोसेफेली ही है। बात करते हैं नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार की क्या क्या पहले हैं। महामारी की आशंका वाले रोगों के लिए विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित और IT सक्षम रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाए रखने का एक संपूर्ण सिस्टम है। यानी कि एक तरह से अगर मान लो केरल वेरल ऐसी जगह है, मुंबई ऐसी जगह है जहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत आते हैं, इंटरनेशनली लोग बहुत आते हैं, तो एक डिसेंट्रलाइज लैबोरेटरी सिस्टम जब तक नहीं होगा तब तक वहाँ पे सीक्वेंसिंग ईजी नहीं होगी। इसलिए हर राज्य को अपनी अपनी एक सीक्वेंसिंग लैबोरेटरी रखनी चाहिए कि अगर किसी में ऐसे लक्षण देखे गए हैं तो उसको वहीं पे हम सॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि वो कहीं और जाए, जैसे पुणे चला जाए या कहीं और उसका सैंपल चला जाए। तो विकेंद्रीकरण जरूरी है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, भारत में 6 वेक्टर जनित रोगों अर्थात मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, लिम्फेटिक फाइलेरिया, काला अजहर, जापानीज एंसेफेलाइटिस और चिकनगुनिया
की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी बनाई गई है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यह एक पहल है जिसमें माइक्रोसेफेली के लिए निगरानी प्रणाली रखी गई है। माइक्रोसेफेली मैंने आपको बता ही दिया क्या होती है। अब एक नया शोध आया है जिससे हमें पता चलेगा आखिरकार मच्छर खून क्यों चूसते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलरली बहुत लोग जानना चाहते हैं। अभी रिसेंट की स्टडी है, मच्छर इंसानों के खून पर निर्भर होते हैं। इन खतरनाक मच्छरों की खून की प्यास के कारणों के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, पर यहाँ ये रहस्य है कि आखिर इनको इंसानों के खून से इतना क्यों लगाव है। देखो, हाल ही में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज में एक प्रकाशित अध्ययन आया है। उसमें बताया गया कि मच्छरों की खून की प्यास को सक्रिय या दबाने के लिए 2 हार्मोन होते हैं। मतलब एक हार्मोन आपको मच्छरों की खून की प्यास को सक्रिय करता है और एक दबाता है। ठीक है, तो दुनिया भर में मच्छरों की लगभग 3500 प्रजातियां हैं, 3500, जो अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में फैली हुई हैं। बस अंटार्कटिका नहीं जा पाते बेचारे ये। इन प्रजातियों की मादाएं अपने अंडों के विकास की सहायता के लिए खून पीती हैं। हालांकि अपने भोजन के बाद मादा मच्छरों को अंडे देने तक खून की प्यास नहीं लगती है। इसके अलावा एथेंस में जॉर्जिया विश्वविद्यालय के कीट वैज्ञानिक माइकल स्ट्रेस इन्हें इस चक्र को नियंत्रित करने वाले तंत्र के बारे में जानना चाहते थे। अपने शोध के दौरान उन्होंने कहा था कि मच्छरों के पेट में मौजूद एक खास हार्मोन होता है जिसका नाम है FNPF। इसका स्तर तब बढ़ जाता है जब वे मेजबान की तलाश में होते हैं। मतलब अगर उन्हें भूख लगी है तो वो सक्रिय करने वाला हार्मोन और बढ़ जाता है। ठीक है, और भोजन करने के बाद यह स्तर काफ़ी कम हो जाता है। इसने स्ट्रैंड को मच्छरों की एक एंटेरोएंडोक्राइन कोशिकाओं का और अधिक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित किया, जो आंत के हार्मोन में उत्पादित होता है। इसके अलावा उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पाया कि कीड़ों के NPF का स्तर खून पीने से पहले ही बढ़ गया था और 6 घंटे बाद गिर गया। मतलब एक हार्मोन की वजह से उनकी ऐसी प्यास बढ़ती है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि NPF का स्तर मच्छरों की मनुष्यों में रुचि को निर्धारित करता है। कीड़े अपने भोजन के बाद मानव रक्त की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन अपने अंडे देने के बाद इसके लिए सीधे दौड़ पड़ते हैं। एक अन्य आंत हार्मोन जिसको आर्वाइमाइड की उपस्थिति में भी मच्छरों की रक्त पिपासा को प्रभावित करती है। रक्त में भोजन के बाद NPF का स्तर कम होने पर आर्वाइमाइड का स्तर बढ़ जाता है। इस प्रकार शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि NPF और आर्वामाइड मनुष्यों और अन्य मेजबानों के प्रति मच्छरों के आकर्षण को उत्तेजित करने और दबाने के लिए एक साथ काम करते हैं। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जीका एक वायरल संक्रमण है जो मच्छरों द्वारा फैलता है। जीका का वाहक एडीज एजिप्टी मच्छर है जो डेंगू और चिकनगुनिया भी फैलाता है। तो आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो और अच्छी भी लगी हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। स्टे अपडेटेड।